हेलो बच्चों, मैं दीपक झा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर, आपका ब्लूप्रिंट डिजिटल में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हम लोग द्विमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन के बारे में बात कर रहे थे। इसका दो प्रकार होता है। पहला प्रकार जो है द्वितीय परत के प्रथम परत के द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखना। देखिए, जब इस प्रकार के संकुलन को हम लोग बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि एक हमारे पास षटकोणीय द्विविमीय षटकोणीय संकुलन प्राप्त होगा। पहले लेंगे ये हमारे पास कोई द्विविमीय, तो द्विविमीय षटकोणीय कैसे बनाते हैं कि पहला जो हमारा रो होता है उसके जो हमारे गड्ढे होते हैं वहां हम लोग लगाते हैं। देखिए, ये हमारा द्विविमीय षटकोणीय संकुलन है। अब देखिए, ये जो हमारे पास गड्ढे दिख रहे हैं, ये जो गड्ढे हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं, अब ये जो परत है इसके गड्ढों के ऊपर हम लोग को दूसरे परत को रख देना है। ऐसे ही दूसरे परत को, तो इस परत को हम लोग ए परत बोलेंगे। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इनके गड्ढों के ऊपर दूसरे परत को रख देंगे। तो ये हम लोगों ने रखना स्टार्ट किया। देखिए, ऐसे रिक्तियों के कारण हमारे पास दो प्रकार के रिक्तियां बनती हैं। एक हमारा चतुष्फलकीय रिक्तियां बनती हैं और एक हमारा षटकोणीय रिक्तियां बनती है। ये क्या हमारा षटकोणीय रिक्तियां। तो एक हमारे पास क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड है और एक हमारे पास क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यदि टेट्राहेड्रल वॉइड को हम लोग समझें तो क्या है कि यदि कोई तीन एटम एक दूसरे से चिपके हुए हैं और ये जो हमारा गड्ढा है इसके ऊपर किसी एक एटम को हम लोग रख दें, किसी एक हम लोग अवयवी कण को रख दें, तो इसके कारण जो हमारे पास रिक्तियां बनेंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चतुष्फलकीय रिक्तियां बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा कि हम लोगों ने जो एक परत रखा, एक परत की जो हमारे पास जो रिक्तियां हैं उन रिक्तियों के ऊपर हम लोगों ने दूसरे परत को रख दिया। तो उसके कारण क्या होगा, कुछ जगहों पे तो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा और कुछ जगहों पे क्या होगा कि जैसे ये हमारे पास ये रिक्तियां, अब हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे जो हमारे पास अवयवी कण है ठीक इसके ऊपर रख देते हैं। तो यदि हम लोग ठीक इसके ऊपर रख देंगे, इसके कारण जो ये रिक्तियां बनेंगी इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो देखिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या बनेगा, जब एक त्रिकोणीय रिक्तियां हमारे पास त्रिकोणीय रिक्तियां कहां हो, पीछे वाले एटम्स में, और ठीक उसी प्रकार हमारा एक त्रिकोणीय रिक्ति कहां हो, इस ऊपर वाले के पास हो। तो इस कारण हमारे पास क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। तो जब द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर में रखा जाता है और लिखने के लिए हम लोग के पास जो प्रथम परत की रिक्तियां हैं उसके ठीक ऊपर हम लोग दूसरी परत की रिक्तियों को, दूसरे परत के एटम्स को उन रिक्तियों में रख देते हैं, तो उनके कारण हमारा इस प्रकार का कुछ अरेंजमेंट बनता है। इसमें दो प्रकार की रिक्तियां हुई हमारे पास, एक टेट्राहेड्रल हुआ, चतुष्फलकीय रिक्तियां हुई, और एक हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड हुआ, मतलब अष्टकोणीय रिक्तियां हुई। हमको इन रिक्तियों के बारे में डिटेल में पढ़ना है।
तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। फिर हम लोग रिक्तियों को पढ़ते हैं, फिर हम लोग एक और प्रकार का जो संकुलन है उसको हम लोग खत्म करेंगे। इसको कॉपी कर लीजिए। यदि हम लोग निविड़ संकुलन में देखें तो निविड़ संकुलन में हमारे पास 3 प्रकार की रिक्तियां पाई जाती हैं। पहले प्रकार के रिक्ति को हम लोग त्रिकोणीय रिक्ति या त्रिकोणीय छिद्र बोलते हैं। दूसरा हमारा है चतुष्फलकीय रिक्तियां या चतुष्फलकीय छिद्र, और तीसरा बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्तियां या अष्टफलकीय छिद्र। अब हमको त्रिकोणीय रिक्तियां, चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियों को पढ़ना है, जिन्हें हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले त्रिकोणीय रिक्तियों को समझते हैं। त्रिकोणीय रिक्तियों में क्या होगा कि हमारे दो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे किसी एक प्लेन में होंगे, और ठीक उसके गड्ढे पे हमारा क्या होगा, एक और हम लोग अवयवीकन लगा देंगे। इसके कारण जो रिक्तियां होगी, इसके कारण जो छेद बनेगा, उस छेद को हम लोग बोलेंगे त्रिकोणीय छेद या त्रिकोणीय रिक्तियां। इसको हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं, आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए। यदि हम त्रिकोणीय रिक्तियों को देखें तो क्या होगा कि यदि किसी एक परत में 3 गोले आपस में सटेंगे तो उसके कारण जो रिक्तियां बनेंगी या जिसके कारण जो छेद बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिकोणीय छिद्र बोलेंगे। ये जो हमारा छेद बना उसको क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिकोणीय छिद्र बोलेंगे। अब यदि हम लोग को इसके रेडियस के रेशियो को कैलकुलेट करना है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग ये देखते हैं। हम थोड़ा बड़ा सा फोटो बनाएंगे जिसमें हमको सब चीज साफ साफ दिखाई दे। अब देखिए ये हमारे पास एक, जिसमें देखिए ये एक गोला जो है 6 गोलों से सटा हुआ रहेगा, लेकिन हम लोग यहां 3 गोलों को दिखा रहे हैं। ये जो हमारा रिक्ति है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिकोणीय रिक्ति। यदि हम लोग इनके केंद्र को मिलाएं, इसके कारण एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण होगा। अब ये जो गोले होते हैं ये एक समान होते हैं, इसलिए इनका जो रेडियस होगा वो भी समान होगा। मान लेते हैं कि इसका रेडियस r1 है तो इसका भी रेडियस r1 है, ये भी r1 है, ये भी r1 है, ये भी r1 है और ये भी r1 है। यदि हम लोग इसको नाम A, B, C दे दें और ये जो हमारे पास त्रिकोणीय रिक्ति है इसको हम लोग P एक पॉइंट से दिखा देते हैं। हम लोग यहां से एक यदि लंब डालें तो इस पे 90 डिग्री बनाएगा और इसको हम लोग कोई एक पॉइंट Q मान लेते हैं। तो देखिए यदि हम लोग यहां से यहां तक जाएं तो ये तो r1 है, क्या है कि ये इसका त्रिज्या है, और यहां से यहां तक के वैल्यू को r2 मान लेते हैं। तो जो हमारा CP का लेंथ है क्या है, CP का लेंथ है वो r1 प्लस r2 है। यदि हम लोग AB बराबर BC बराबर AC करें तो इसका कितना लेंथ होगा देखते हैं। इसका r1 और इसका r1 तो क्या हो जाएगा 2r1। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां से यहां क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है और ये समबाहु त्रिभुज का केंद्र क्या है, समबाहु त्रिभुज का केंद्र। यहां हम लोगों ने CP का वैल्यू कितना निकाला है, r1 प्लस r2 निकाला है। CP का वैल्यू कितना है, r1 प्लस r2, और AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2r1। ये हमारा कैलकुलेशन है, इसको कॉपी कीजिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यदि हम लोग इसको देखें तो ये इस पे क्या है, एक समकोण। तो यदि हम लोग समकोण त्रिभुज CPQ के बारे में बात करें, CPQ के बारे में बात करें तो यहां जो एंगल है QCP, एंगल QCP इसका वैल्यू कितना होगा। देखिए यदि यह समबाहु त्रिभुज है, क्या है कि इनके तीनों के हमारे क्या है, लेंथ ऑफ द साइड्स क्या है, इक्वल है। तो क्या होगा कि यदि एक समबाहु त्रिभुज है
तो ए बी बी सी और ए सी हमारा क्या होगा, बराबर होगा। यदि ये हमारा केंद्र है तो इसको, इन दोनों कोण को क्या करेगा, बराबर भागों में बांटेगा। हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज में एक कोण का माप कितना होता है, 60, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब यदि हम लोग cos 30 डिग्री के वैल्यू को लिखें तो cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, यदि cos के बारे में आपको पता होगा तो ये होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटक कर्ण। अब यदि हम लोग इसको अलग से बना लें, ये एंगल 30 डिग्री है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट P है। यदि हम लोग CQ के बारे में बात करें तो इसका वैल्यू R1 है, यदि CP के बारे में बात करें तो ये R1 प्लस R2 है। यदि ये हमारा आधार है और ये कर्ण है तो cos 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2। अब यदि हम लोग cos 30 डिग्री के वैल्यू को डालें तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, याद कीजिए, जो sin 60 डिग्री का वैल्यू होगा वो cos 30 डिग्री का वैल्यू होगा, और cos 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2। √3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, यदि इसको हम लोग उल्टा कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां से हम लोग यहां स्विच करते हैं और यहां लिखते हैं, तो देखियो क्या होगा, R1 प्लस R2 अपॉन R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अपॉन √3। क्या हो जाएगा, 2 अपॉन √3। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों बगल -1 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1 इक्वल टू 2 माइनस √3 अपॉन √3। और जब इसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो आएगा ये 0.155। मतलब हमारे लिए यहां R2 बटे R1 जो है वो कितना आ जाएगा, 0.155। मतलब R2 जो है वो कितना हो जाएगा, 0.155 R1। तो देखिए, यदि हम लोग इस रेडियस के रेशियो को देखें, यदि हमारे पास गोले का त्रिज्या R1 है और ये जो हमारे पास ये रिक्ति है इसका त्रिज्या R2 है, तो हमारा जो गोले का त्रिज्या होगा वो 0.155 R1 के बराबर होगा। तो ये हमारा कैलकुलेशन था, रेडियस रेशियो था किसका, त्रिकोणीय छिद्र के लिए। आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय के बारे में बात करते हैं। अब यदि हम लोग चतुष्फलकीय छिद्र के बारे में बात करें तो देखिए चतुष्फलकीय छिद्र कैसे बनेगा। यदि 3 गोला किसी एक प्लेन में हो और वो तीनों आपस में एक दूसरे से सटे हुए हो और उसके जो गड्ढा हो उस पे हम लोग एक और गोले को रख दें, तो उसके कारण जो हमारे पास रिक्तियां बनेंगी या छिद्र बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे चतुष्फलकीय छिद्र। अब यदि इस चतुष्फलकीय छिद्र को यहां हम लोग समझना चाहें तो ये हमारे पास ए बी और डी, 3 गोले ए बी डी किसी एक प्लेन में हैं और ऊपर से ये सी गोला हम लोगों ने लाके इस पे रख दिया है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे पास एज लेंथ है इसको ए मान लेते हैं, इन गोलों का जो त्रिज्या है इसको हम लोग R2 मान लेते हैं, और ये जो हमारे पास चतुष्फलकीय छिद्र है इसका हम लोग रेडियस R1 मान लेते हैं। तो देखो यदि हम लोग AB के लेंथ को निकालना चाहें, किसको, AB, तो देखो ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है। क्या है, एक स्क्वायर है। और यदि इसके विकर्ण को निकालना है तो कैसे निकलेगा, यदि ये A B C D है, ये A लेंथ है, ये A लेंथ
लेंथ है तो और हमको ए बी निकालना है, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर। अब देखिए ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी के वैल्यू को देखें तो इसका भी वैल्यू ए है और बी सी को देखें तो इसका भी वैल्यू ए है। तो हमारे पास ए बी जो है वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 2a स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 2a स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, यहाँ ए बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने लगाया है। तो यहां से ए बी हमारे पास क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। अब दूसरी बात करें तो देखो ये गोला और ये गोला आपस में सटे हुए हैं, तो ए बी का एक्चुअल लेंथ क्या होगा, ए बी का एक्चुअल लेंथ होगा हमारे पास यहां से इसका R2 और ये भी R2, तो क्या हो जाएगा 2R2। क्या हो जाएगा 2R2। तो यहां से हम लोग यदि ए बी देखें तो ए बी क्या होगा बताओ, यहां से हम लोग ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और ये इक्वेशन हम लोग सेकेंड मान लेते हैं। तो यदि हम लोग देखें तो यहां से क्या लिख सकते हैं, √2a जो है वो 2R2 के बराबर होगा। तो यहां से हम लोग यदि R2 निकालना चाहें तो R2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, √2a/2। ये हमारा क्या हो गया, R2 निकल गया। यदि हम लोग को इस AB के बारे में पता चल गया तो हम लोग ये जो हमारा डायगोनल है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो A और D आपस में सटे हुए हैं और A और D के साथ यहां हमारे पास क्या है, एक गोला भी है। तो यदि हम लोग AD निकालें तो AD हम लोग के पास त्रिज्या के टर्म में क्या होगा, R2, इसका भी R2, तो 2R2 प्लस 2R1 क्या हो जाएगा, 2R2 प्लस 2R1। एक तो ये हो गया। अब यदि हम लोग इस डायगोनल के लेंथ को निकालना चाहें तो दिस लेंथ ऑफ दिस डायगोनल प्लस दिस स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AD स्क्वायर जो होगा क्या होगा, AD स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB हम लोगों ने क्या निकाला है, √2a निकाला है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, √2a का होल स्क्वायर प्लस BD क्या है, a स्क्वायर। तो यहां से हमारा AD स्क्वायर हम लोगों यदि निकालना चाहें तो AD स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 5a स्क्वायर। तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5a। क्या हो जाएगा हमारे पास, √5a। अब देखिए AD का हम लोगों ने एक वैल्यू क्या निकाला, √5a, दूसरा वैल्यू क्या निकाला, 2R2 प्लस 2R1। हम लोग यहां से इस वैल्यू को थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं और यहां हम लोग इसको फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं। अब देखो AD हमारा है √5a और AD का यहां से वैल्यू निकाले हैं 2√2 प्लस 2R2 प्लस 2R1। हम लोग अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, 2R2 प्लस 2R1 इक्वल टू √5a। अब देखिए यहां से हम लोग a निकालना चाहें तो a इन द टर्म्स ऑफ r क्या हो जाएगा, तो a क्या हो जाएगा, 2R2 अपॉन √2। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2R2 प्लस 2R1 इक्वल टू √5 इंटू 2R2 बटे √2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे का कैलकुलेशन करते हैं। थोड़ा सा जगह है उधर, थोड़ा सा जगह है, यहां हम लोग यदि लिखना चाहें तो हमारा हो जाएगा। तो देखो भैया
क्या है हमारे पास 2r2 प्लस 2r1 इक्वल टू √5 इंटू 2r2 अपॉन √2। अब देखो यहां से हम लोग 2 कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा r2 प्लस r1 इक्वल टू √5 इंटू 2 अपॉन √2 इंटू r2। अब देखो 2 और 2 कैंसिल आउट कर देते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा r2 प्लस r1 अपॉन r2 इक्वल टू √5 अपॉन √2। अब दोनों बगल यदि -1 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा r1 अपॉन r2 जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास √5 माइनस √2 अपॉन √2। अब यदि हमको इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास r1 अपॉन r2 जो होगा r1 अपॉन r2 जो होगा वो कितना हो जाएगा, हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 0.225 क्या हो जाएगा 0.225। मतलब क्या होगा r1 जो होगा वो 0.225 टाइम्स r2 होगा। क्या होगा r1 जो होगा वो 0.225 टाइम्स r2 होगा। यदि हम लोग इसको ठीक से समझना चाहें तो क्या हुआ कि हमारा जो है ये जो हमारा चतुष्फलकीय छिद्र है उसका जो त्रिज्या होगा 0.225 टाइम्स होगा ये जो हमारा गोले का त्रिज्या है। तो ये प्रूफ आपको समझ में आया होगा कि हमारे पास जो चतुष्फलकीय गोले की त्रिज्या होगी वो क्या होगी 0.225 टाइम्स हमारे पास गोले के त्रिज्या के बराबर होगा। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग अष्टफलकीय छिद्र या रिक्तियों के बारे में बात करते हैं। अब देखिए हम लोग अष्टफलकीय छिद्र के बारे में बात करें तो हमारे पास क्या होगा कि यदि ये ब्लू वाले को देखें तो ब्लू वाला जो है ये एक प्लेन में 3 गोले आपस में स्पर्श करते हुए रहेंगे। इसका जो छिद्र होगा ठीक जो ऊपर वाले ही हमारे ब्लैक वाले गोले हैं इनका भी छिद्र दोनों एक जगह पे होंगे। मतलब पीछे वाले गोले क्या करेंगे एक त्रिकोणीय छिद्र बनाएगा और ऊपर वाला गोला भी क्या करेगा एक त्रिकोणीय छिद्र बनाएगा। इन दोनों को मिला के एक अष्टफलकीय छिद्र हमारे पास मिलेगा। यदि इसको अनुपात काट करें तो हमारे पास कुछ ऐसा फिगर दिखेगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं यहां जो R2 है इस गोले की त्रिज्या को मान लेते हैं और ये जो हमारा R1 है वो हमारा जो है ये जो हमारे पास अष्टफलकीय छिद्र है उसका हमारा त्रिज्या है। यदि हम लोग इसमें देखें तो AB जो है बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर क्या होगा यदि ये R2 है और ये R2 है तो क्या होगा R2। यदि हम लोग BD के बारे में बात करें तो देखिए R2 प्लस 2R1 तो क्या होगा 2R1 प्लस 2R2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम लोग BD के लेंथ को निकालना चाहें तो BD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर क्या होगा BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब देखिए BC का वैल्यू कितना है 2R1 2R2 तो क्या लिख सकते हैं BD का वैल्यू पहले लिख लेते हैं 2R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर 2R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू BC 2R1 स्क्वायर प्लस 2R1 2R2 स्क्वायर प्लस 2R2 स्क्वायर। अब देखिए हम लोग यहां से देखें तो ये क्या होगा 4R2 स्क्वायर प्लस 4R2 स्क्वायर
तो क्या होगा 4 यहां से कॉमन कर लें तो क्या होगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4R2 स्क्वायर प्लस 4R2 स्क्वायर 4R2 स्क्वायर प्लस 4R2 स्क्वायर। तो यहां से यदि हम लोग 4 कॉमन कर दें तो ये कट जाएगा तो क्या होगा R1 प्लस R2 बटे R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2R2 स्क्वायर। यदि हम लोग दोनों बगल रूट ले लेंगे तो क्या होगा R1 प्लस R2 इक्वल टू √2R2 क्या हो जाएगा √2R2। अब इसको हम लोग ऊपर सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हुआ R1 प्लस R2 इक्वल टू √2R2। अब हम लोग R2 को यदि यहां नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 बटे R2 इक्वल टू √2 -1 दोनों बगल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू √2 - 1। इसका तात्पर्य क्या है R1 अपॉन R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.414। √2 का वैल्यू 1.414 और 1.414 में से यदि हम लोग 1 हटा दें तो क्या हो जाएगा 0.414। मतलब यहां जो है हमारा जो यह चतुष्फलकीय छिद्र है इसका त्रिज्या R1 0.414 टाइम्स होगा इस गोले के त्रिज्या के बराबर। तो आज हम लोगों ने क्या देखा चतुष्फलकीय अष्टफलकीय रिक्तियां देखी हम लोगों ने और इनके बारे में हम लोगों ने कैलकुलेशन किया। आप देख रहे थे ब्लूप्रिंट डिजिटल और मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर दीपक झा। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।